नमस्कार, खेल नीति पर आपका स्वागत है। आज का दिन बेहद खास है क्योंकि खेल नीति पर आज बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। ये खास मेहमान 1975 में बतौर बल्लेबाज वर्ल्ड कप खेले और अब साल 2021 में जब टेस्ट चैंपियनशिप होने जा रही है इंग्लैंड में, तो ये बतौर बीसीसीआई ऑफिशियल काम कर रहे हैं। बात कर रहे हैं यहाँ पर लेजेंडरी अंशुमन गायकवाड़ की। अंशुमन गायकवाड़ वो शख्सियत है जिन्होंने भारतीय टीम के लिए बतौर ओपनर बल्लेबाजी की। कई ऐसे गेंदबाजों का सामना किया 70 और 80 के दशक में, जो यादगार मैचेस थे जहां पर अंशुमन गायकवाड़ का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहा है। खासतौर से 1974 में जमैका का वो मैच याद करें जब 4 खिलाड़ी इंजर्ड होकर अस्पताल में पड़े थे और इन 4 खिलाड़ियों में से एक अंशुमन गायकवाड़ भी थे, जो 2 दिन आईसीयू में रहे थे और उसके बाद उन्होंने अपने क्रिकेटिंग करियर को न सिर्फ आगे बढ़ाया बल्कि एक समय जब उन्होंने क्रिकेट छोड़ा तो बीसीसीआई ने उनको अप्रोच किया। भारतीय टीम के सबसे सफलतम कोच बने जब उनको भारतीय टीम की बागडोर संभाली दी गई बतौर कोच। इसके अलावा बीसीसीआई ऑफिशियल के तौर पे उन्होंने बहुत काम किया, सिलेक्टर भी रहे वो भारतीय टीम के साथ। आज अंशु जी हमारे साथ है और उनके साथ जुड़ रहे हैं निखिल चोपड़ा। 1999 में जब भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप में शिरकत किया इंग्लैंड में, तब निखिल भाई उस टीम के सदस्य थे और अंशुमन गायकवाड़ उस टीम के कोच थे जिस टीम के कप्तान अजहरुद्दीन थे। यानी कि कुल मिलाकर भारतीय क्रिकेट इतिहास की बात करें तो 50 सालों का इतिहास आज हमारे साथ है खेल नीति के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज हम चर्चा की शुरुआत अंशुमन गायकवाड़ जी से ही कर लेते हैं। अंशु सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। और पहला सवाल तो यही ध्यान में आता है कि कोई ऐसी जगह बची नहीं है जहां आपने खेला ना हो बीसीसीआई में। एज ए क्रिकेटर आपने शुरू किया, फिर आप कोच बने, सिलेक्टर बने, फिर कोच बने, अब बीसीसीआई एपेक्स कमेटी में हैं आप। कैसे आप देखते हैं अपने इस सफर को, ये जो इतना लंबा सफर रहा है, जो संबंध रहा है बीसीसीआई के साथ? राजीव, देखो, मैं तो समझता हूँ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। ये सारी चीजें सबको नहीं मिलती और अब तक मिली भी नहीं है। जो मैं एक ही हूँ सबको मिली है, तो शायद ये उसका कारण ये भी हो सकता है कि मैं फ्री में करता था सारे काम, मैं पैसे नहीं मांगता था। तो इसीलिए मेरे पास आती थी सारी चीजें। तो लोग ये भी सोचते हैं कि क्यों ये एक ही आदमी दिखता है पूरे हिंदुस्तान में जिसको सारी चीजें इसको ही मिलती है, दूसरे किसको नहीं मिलते। इससे बेहतर लोग भी है और उनको ये पता नहीं कि मैं फ्री में करता हूँ, वो लोग पैसे मांग रहे थे। देखिए अंशु सर, एक चीज अच्छी बात यह कि आपने जो कुछ भी किया भारतीय क्रिकेट के लिए, उसके लिए नवाजा भी किया। आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। आपको बहुत कम क्रिकेटर्स ऐसे हैं हिंदुस्तान में जिनको ये अवार्ड मिला है। कैसे आप देखते हैं इस अवार्ड को? आप इस सफर के दौरान एक पड़ाव की तरह देखते हैं? आप कैसे देखते हैं? नहीं, बहुत बड़ी चीज है राजीव। एक खुद के लिए एज अ प्लेयर आप समझो या तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर समझो, या तो आपका जो कंट्रीब्यूशन है क्रिकेट के लिए इन जनरल, नॉट इन पर्टिकुलर बट इन जनरल, आप कितने साल से क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हो। कि आप ऐसा तो नहीं है कि आपने 2 साल कर दिया, फिर 6 साल आराम किया, फिर वापस आप क्रिकेट में जुड़े हो। मेरा करीबन 50 साल हो गए क्रिकेट के साथ, और ऐसा नहीं कि एक दिन मेरे को 1 साल मैंने ब्रेक लिया है इसमें से। तो या तो कोचिंग हो, खेलना हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हो, ये सारी चीजें चलती आ रही है हर साल, और कोई न कोई अपॉर्चुनिटी भी मुझे मिलती आ रही। तो मैं जैसे मैंने कहा कि मैं भाग्यशाली हूँ। और देखो, मैंने पैसे का कभी सोचा नहीं। एक भारतीय क्रिकेट के नाते, क्रिकेटर के नाते भारतीय क्रिकेट को वापस देना, इसमें मैं ज्यादा मानता हूँ और इसकी वजह से मेरी इन्वॉल्वमेंट भी ज्यादा रही। और जिस तरह से मैंने काम किया है, मैं एफिलिएशन कमेटी में था, सिलेक्टर था, कोच था, बाकी काफी चीजें मैंने बीसीसीआई में की 40-50 साल से, अभी तक करते आ रहा हूँ। अभी भी अपेक्स काउंसिल में हूँ। तो मेरे ख्याल से ये जो अवार्ड दिया और जो अवार्ड मिला, ये अपने खुद को एक बहुत खुशी होती है, इंटरनल सेटिस्फैक्शन होता है राजीव। तो इससे बड़ी चीज हो ही नहीं सकती। बिल्कुल। और निखिल भाई, आपको तो लग रहा है पुराने जमाने में मैं ले गया। अंशु सर जब कोच हुआ करते थे और 99 वर्ल्ड कप वो लम्हा था जब अंशु सर कोच थे भारतीय टीम के। इसके अलावा कई ऐसे सीरीज रही है जहाँ पे अंशु सर कोच थे। पुराने समय में लौटा दिया मैंने अंशु सर के साथ आज आपको। जी हाँ, वो यादें जो है वो ताजा हो गई हैं और इसीलिए चेहरे पे वो थोड़ी सी मुस्कुराहट भी है। मैं आपको बताऊं राजीव भाई, इसलिए नहीं क्योंकि अंशु भाई सामने बैठे हुए हैं, पर मैं कहीं ना कहीं कुछ काम पिछले जन्म में सही किए होंगे। बहुत भाग्यशाली हूँ, सौभाग्य रहा है कि मैं अंशु सर के
अंडर खेला हूं, जब मेरा चयन हुआ था भारतीय क्रिकेट में, और दिल से वो उनको चाहा था, जिस तरीके से वो बात करते थे सब खिलाड़ी के साथ, टीम को किस तरीके से इकट्ठा लेके चलते थे, हर एक वो खिलाड़ी को जोड़ के रखते थे। अब समझ लीजिए कि 15 खिलाड़ी हैं तो 15 सदस्य अंशु भाई के परिवार का वो हिस्सा बन जाते थे। जिस तरीके से वो बातचीत करते थे, मैच जिस तरीके से वो देखते थे, जो प्लान बनाया जाता था, और अमूमन सी बात है बहुत से मुकाबलों में बहुत खिलाड़ी बहुत कुछ अच्छा करते थे, बहुत खिलाड़ियों का वो दिन उतनी अच्छी तरीके से नहीं जाता था जितनी अच्छी तरीके से वो चाहते थे। उस समय किस तरीके से खिलाड़ी को संभालना है, मैं मानता हूँ शायद ही और कोई इतने अच्छे से हैंडल कर पाएगा। इसलिए मैं तो खैर आज से नहीं, उस दिन से अंशु भाई की इतनी इज्जत करता हूँ कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और भाग्यशाली हूँ कि मैं अंशु सर के साथ खेलने का मौका मिला, उनके अंडर, उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। अंशु सर, 1975 में पहला वर्ल्ड कप खेला गया, वो वर्ल्ड कप आपने खेला, फिर 79 का वर्ल्ड कप खेला, सफेद कपड़े और रेड बॉल, और अब 2021 की बात करें फिर सफेद कपड़ों में रेड बॉल है, और इस बार बस फॉर्मेट बदला है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप उसका नाम दिया गया। शायद आज के दौर में होते हैं तो सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट आपके लिए होता है, क्योंकि हमेशा आप कहते हैं कि टेस्ट क्रिकेट इज द बेस्ट फॉर्मेट। कैसे आप देखते हैं इस टेस्ट चैंपियनशिप का जो आयोजन किया गया और भारतीय टीम फाइनल में पहुंची, और 1975 से लेके जो सफर रहा भारतीय क्रिकेट का, उसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं जो आज हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में? देखो राजीव, ये तो चीज नहीं भूलनी चाहिए कि एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचना एक बड़ी बात, और भारतीय टीम जिस तरह से क्रिकेट खेल रही है द रिसेंट पास्ट, इफ यू सी, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रही है। इंजुरीज कितनी हुई, आप ऑस्ट्रेलिया का दौरा लो तो वहां पे कितनी सारी इंजुरीज है, मेन प्लेयर आपके बाहर चले गए, बल्लेबाज थे, गेंदबाज थे, फिर भी जो आपका बेंच स्ट्रेंथ था, जो भारतीय टीम का बेंच स्ट्रेंथ है, उन्हें करके दिखाया, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, और वो जहां पहले कभी नहीं हुआ था वो करके दिखाया। तो मेरे ख्याल से देखो, भारतीय टीम अब जो क्रिकेट खेल रही है, और हम जो 75 की बात करें वर्ल्ड कप, तो वो क्रिकेट अलग थी। हमको पता नहीं था कि वर्ल्ड कप क्या चीज है। पता तो है कि वर्ल्ड कप है, मगर किस तरह से खेलना है ये कुछ नहीं पता था। वनडे का कोई हमको अंदाजा नहीं था। मगर आज जो आप टेस्ट मैच की बात कर रहे हो, वर्ल्ड टेस्ट सीरीज है और टेस्ट फाइनल है, तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है भारतीय टीम के लिए। और मैं तो समझता हूँ कि जिस तरह से क्रिकेट खेलती है भारतीय टीम, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई तकलीफ होनी चाहिए। हाँ, एक बात तो जरूर है कि आप इंग्लैंड में खेल रहे हो तो आपको काफी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इंडिया में खेलते वैसा नहीं होती कंडीशन, और नॉर्मली आप इंग्लैंड की कंडीशन देखो तो ठंड होती है, गेंद काफी मूव करता है, सीम करता है, तो यार ये सारी चीजें होती है। विकेट्स भी थोड़ी अलग सी होती है, जहाँ गेंद रुक के भी आ सकता है, तो वहां पे आपकी टेक्निक बदलनी पड़ती है। और एक तो बात जरूर है कि देखो, न्यूजीलैंड हो कि बांग्लादेश हो सामने, आप जब फाइनल खेलते हो तो आपको इजी तो लेना सवाल ही नहीं पैदा होता। और जो पहला दिन दूसरा दिन अच्छा जाए तो वही फिर आगे जीतने का थॉट रखेगा। अंशु सर, क्योंकि रवि शास्त्री आपके दोस्त हैं और आपके साथ मैंने एक इंटरव्यू किया था, बहुत जबरदस्त वो इंटरव्यू था, तब उन्होंने कहा था कि ये वन ऑफ द बेस्ट टीम है भारतीय क्रिकेट एरा की। क्या इस बेस्ट टीम को आप बेस्ट चांस दे रहे हैं इस चैंपियनशिप में फाइनल में जीतने का? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि देखो भारतीय वहां पे जो है बल्लेबाजी करना मुश्किल हो जाता है जी, तो वो एक मुश्किल चीज है। मगर गेंदबाजी आप देखो तो वहां कंडीशन ऐसे है कि जो गेंदबाजी को हेल्प करते हैं, विकेट भी हेल्प करते, एटमॉस्फेयर भी हेल्प करता है, शायद बारिश भी होती है तो वो भी हेल्प करती है। तो और वो ध्यान में रखते हुए भारतीय टीम के पास आज जो गेंदबाज वो काफी एक्सपीरियंस है, और जो उन्हें करके दिखाया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, तो वो तो हम भूल नहीं सकते। तो मेरे ख्याल से भारतीय टीम को बहुत अच्छा चांस है। एक ही चीज मैं ध्यान में रखना चाहूंगा कि देखो, न्यूजीलैंड टीम वहां पे पहुंच गई है और वो 2 टेस्ट खेल लेंगे भारतीय टीम के पहले, और भारतीय टीम लंदन जाएगी तो इंग्लैंड जाएगी, बाद में उनको वापस क्वारंटाइन पीरियड है, बाद में उनको प्रैक्टिस करना जो कुछ उनको टाइम मिलेगा वो थोड़ा मेरे को लगता है कम लगेगा इंग्लिश कंडीशंस ध्यान में रखते हुए। मगर जिस तरह से लड़की आए बच्चे सारे प्लेयर्स, विराट कोहली
एंड कंपनी मेरे ख्याल से डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए उनके लिए। लेकिन भाई कैसे आप देख रहे हैं? आपके कोच ने तो एकदम प्रेडिक्शन कर दिया कि भारतीय टीम चैंपियन बनने जा रही है इस बार, पहला जो इनॉग्रल टेस्ट चैंपियनशिप हो रहा है। देखिए, इतने सालों के बाद मैं कह सकता हूँ राजीव भाई, अगर आप पूरी भारतीय टीम को देखें और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में जो अंशु भाई ने हल्की सी बात छेड़ी कि इंजरीज के बाद हमने कितना अच्छा प्रदर्शन किया, तो आपको पता चलता है कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ कितनी तगड़ी है। बल्लेबाजी करना चाहे थोड़ा सा दिक्कत पैदा हो, अगर भारतीय टीम 250 रन बोर्ड पे दर्ज करती है तो हमारे पास अब वो असला है, वो गेंदबाजी है कि हम 250 रन या उससे कम में विपक्षी टीम न्यूजीलैंड को आउट कर सकते हैं। जिस तरीके से गेंदबाजी चल रही है, अनुभव की कोई कमी नहीं है। पहले होता था मिश्रण कि एक अनुभवी गेंदबाज उसके साथ युवा गेंदबाज, अब आपके पास जो पूरा असला है वो लगभग पूरा अनुभव से भरा हुआ है। सभी गेंदबाज वहां इंग्लैंड में जाके गेंदबाजी कर चुके हैं। जो बदलाव रहता है जब आप भारत में खेल रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, दक्षिण अफ्रीका में खेल रहे हैं, इंग्लैंड में खेल रहे हैं, तो वो टप्पा बदल जाता है और वो अनुभव के साथ आता है बतौर गेंदबाज कि हल्के सा अगर बादल छाते हैं, गेंद हवा में लहराने लग जाती है, तो आपने किस टप्पे पे डालना है, क्या बैट्समैन की ताकत है, आपका गेम प्लान क्या है, जो योजना बनाई है उसको अमल करने के लिए वो गुड लेंथ एरिया आपने हिट करना होता है। सीम कर रहा है तो आपको कहाँ गेंद डालनी है, किस तरीके से फील्ड की सजावट है, तो ये अनुभव से आता है। और सही बात है, सीधी बात है कि भारतीय कप्तान भी यही कहते आए हैं और गेंदबाज अब वो चीज समझने लग गए हैं अनुभव के साथ भी, कि अगर एक समय में एक स्पेल में आपको अगर विकेट नहीं मिल रही तो फिर हमने रन भी नहीं देने। उससे क्या होता है, दबाव बना रहता है। जैसे ही आपको 2 विकेट मिलती है आप दोबारा गेम में आ जाते हैं, लेकिन आप अगर रन देते चले जाएंगे तो फिर वापसी करना मुश्किल हो जाता है। तो अब ये जो भारतीय टीम जो योजना बना रही है, जो खिलाड़ी सब तय हो गए, अब ये शातिर खिलाड़ी हो गए क्योंकि अनुभव का पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। जी अंशु सर, क्योंकि आप ओपनिंग बैट्समैन रहे हैं और इंग्लैंड में हमेशा कहते हैं ओपनिंग बैट्समैन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। रोहित शर्मा ने जिस तरह से टेस्ट करियर में आगाज किया एज अ ओपनर, 2019 टेस्ट चैंपियनशिप ही थी, 1000 रन वो बना चुके हैं इस टेस्ट चैंपियनशिप में। कैसे आप देख रहे हैं उनके रोल को? और बीइंग अ ओपनर, बीइंग अ कोच, क्या कुछ सजेस्ट आप करेंगे रोहित शर्मा और शुभमन गिल को? हाँ देखो, इंग्लिश कंडीशंस आप ध्यान में रखो तो 2-3 दिन खास ध्यान में रखनी चाहिए और ध्यान में रखनी चाहिए कि देखो वो कंडीशन में आपको एक तो आपका जो फुटवर्क है वो अच्छा होना चाहिए, आपको पाँव हिलाने चाहिए, पूरा क्रीज का इस्तेमाल करना चाहिए, फ्रंट फुट हो या बैक फुट हो। दूसरी बात है जितना लेट खेल सको और जितना बॉडी के पास में खेल सको उतना अच्छा है, ताकि आपको स्विंग या सीम तकलीफ नहीं करे। और तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि रुक के खेलना है वहां पे। जैसे आपको बल्लेबाजी या फटकेबाजी चौके छक्के मारने मिलेंगे, वो शायद वहां नहीं मिलेगी और इतना इजी नहीं होगा, तो आपको रुकना पड़ेगा और रुक के रन बनाने पड़ेंगे। और निखिल ने जैसा बिल्कुल सही कहा कि आप पहला दिन और पहले इनिंग, पहले 2 दिन टेस्ट मैच के इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि जहाँ पे आपकी अच्छी शुरुआत मिली आपको, जो हम कहते हैं कि अच्छी पार्टनरशिप हो गई ओपनिंग बल्लेबाजों की, सलामी बल्लेबाजों की, तो मेरे ख्याल से वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज रहता है टीम को मैच जीतने के लिए। तो ये उनको ध्यान में रखना बहुत बहुत जरूरी है। जो रोहित शर्मा हो या तो कोई जो ओपन करेंगे या तो मिडिल ऑर्डर में, मेरे ख्याल से जहाँ पे हवा में भी गेंद मूव होती है, स्विंग होती है और गिर के सीम भी होती है, तो आउट स्विंग होती है और गिर के सीम अंदर आती है, तो ये बड़ा डिसेप्टिव होता है इंग्लैंड के पिचेस पे। तो वहां पे रुक के खेलना, बॉडी के पास में खेलना, लेट खेलना और अपना ऑफ स्टंप कहाँ है ये ध्यान में रखने की बहुत जरूरी है, और ये करेंगे तो मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं आनी। अंशु सर, विराट कोहली के लिए बड़ा चैलेंज रहा है हमेशा से इंग्लैंड में रन बनाना। 2014 में तो उनके जहन में आ गया था कि वो क्रिकेट को ही छोड़ दे। एक और बड़ा चैलेंज, और क्योंकि विराट कोई ट्रॉफी जीते नहीं है, एज अ कैप्टन कितना बड़ा चैलेंज आप देख रहे हैं विराट कोहली के सामने? चैलेंज कैप्टन के नाते आपको फाइनल खेल रहे हो, टेस्ट चैंपियनशिप की फाइनल एक छोटी बात नहीं है, तो वो प्रेशर तो रहेगा कि जीतना है। मगर जिस तरह का विराट का अप्रोच रहा है राजीव, मेरे ख्याल से बहुत पॉजिटिव है और ज्यादा प्रेशर में खुद को लाते नहीं, प्रेशर निकाल देते। और जो हम कहते हैं ना कि फील्ड पे हमको एरोगेंसी दिखती है, वो बॉडी लैंग्वेज अलग सी होती है, वो विराट की है।
तो मेरे ख्याल से इतना प्रॉब्लम नहीं होगा विराट को जैसे हम सोच रहे। मगर देखो ये सारी चीज, कप्तानी की बात करो, कप्तान की बात करो, कोच की बात करो, तो ये सारी चीजें इस पे डिपेंड करती है आपकी टीम कैसे करती है, आपके प्लेयर्स कैसे परफॉर्म करते हैं, गेंदबाज हो बल्लेबाज। तो मेरे ख्याल से ये देखना है कि एक टीम के नाते कैसा परफॉर्मेंस होता है। ये इंडिविजुअल प्लेयर वहां पे इंग्लैंड में परफॉर्म करके नहीं चलेंगे, ये टीम एफर्ट होना चाहिए वहां। बिल्कुल निखिल भाई, बड़ी अच्छी बात अंशु सर ने कही कि ये टीम एफर्ट होना चाहिए। इंडिविजुअल खिलाड़ी पर अगर हम जाएंगे तो हम फंसेंगे। कैसे आप देख रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि 11 जो उतारने वाले उसमें अगर आपको 3 बैट्समैन चुनना हो जो बड़े इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, कौन से वो 3 बैट्समैन हो सकते हैं? देखिए, शुरुआत में मैं मानता हूं आपके जो की प्लेयर है ना, जब आप एक टीम की बनावट भी देखते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी टीम में अनुभव के हिसाब से आपके एक्स फैक्टर वाले खिलाड़ी कौन है। सलामी बल्लेबाज के तौर पे हमारे को सब पता है कि रोहित शर्मा नया बॉल खेलेंगे, वो खड़े हो जाते हैं, 20, 25, 30 रन बना लेते हैं। तो हमें पता है उनका स्टार्ट मिलने के बाद राजीव भाई फिर एक बड़ा शतक ही नजर आता है। उसके बाद बढ़िया अंदाज से गेम को बीच में चलाने के लिए विराट कोहली, और फिर मैं मानता हूं कि अगर अजिंक्य रहाणे खेलते हैं या उनके साथ चेतेश्वर पुजारा या मध्य क्रम में कोई और, जो हमारे बल्लेबाजी का जो क्रम का जो डिपार्टमेंट है उसमें अगर इंडिविजुअल कप्तानी या जिम्मेदारी वाले बल्लेबाज हैं तो शुरुआत में नया बॉल आपके रोहित करेंगे और विराट कोहली करेंगे, और फिर नीचे आके मध्य क्रम, बाकी कड़ियां हैं जो आपको आके वो बढ़िया अंदाज से गेम को चला सकते हैं। और फिर सेकंड न्यू बॉल तक भारतीय टीम जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है अगर हैंडल करते हैं तो मैं मानता हूं जो गेम चेंजिंग मोमेंट रहेगा वो रहेगा किस तरीके से ऋषभ पंत रन बनाते हैं। क्योंकि हम सब समझते हैं कि जितनी देर वो क्रीज पे खड़े रहते हैं, बने रहते हैं, तो रन आते रहते हैं। अगर टेस्ट मैचेस में आपके बल्ले से रन निकल रहे हैं, साझेदारी अच्छी हो रही है, तो विपक्षी टीम जो है वो हमेशा वो दबाव महसूस करेगी। आपने स्कोर बोर्ड पे एक अच्छा स्कोर जो है वो दर्ज कर दिया तो गेंदबाजी का डिपार्टमेंट के ऊपर दबाव कम रहता है जी। लेकिन आपके सवाल का जवाब आंसर करने के लिए मैं मानता हूं कि रोहित, विराट कोहली आपके वो गोंद होंगे जो पूरी की पूरी बैटिंग ऑर्डर को जोड़ के रखेगी। वो गोंद खराब नहीं होना चाहिए। जी अंशु सर, क्योंकि पेस बॉलर्स पे आपसे बढ़िया कोई बता नहीं सकता। 70s में फास्ट बॉलर्स को आपने खेला, उनके खिलाफ जो बल्लेबाजी आपने की उस पर आगे तो बातचीत करेंगे, लेकिन आज के दौर के जो भारतीय तेज गेंदबाज हैं, क्या आपको इस बात की याद दिलाते हैं कि 70s में कुछ इसी तरह की गेंदबाजी खेली है भारतीय टीम ने जो आज टिट फॉर टैट कर रहे हैं, यानी कि हमारे तेज गेंदबाज अब दूसरी टीमों के हेलमेट पे बॉल मार रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये से तो पहले थे ही नहीं। पहले हेलमेट में मारने वाले गेंदबाज हमारे पास थे ही नहीं। हमारे पास एकनाथ फुलकर थे, सुनील गावस्कर थे, अजीत वाडेकर थे, ये गेंदबाजी करते थे नए गेंद से। मगर ऐसे गेंदबाज नहीं, मगर आज तो है। इसीलिए तो खड़े हो के आगे बात, पहले तो हमको नीचे देखना पड़ता था कि जाने दो नहीं तो और भी पड़ेगी हमको। तो ये चीज आज नहीं, आज अलग ही है। भारतीय टीम का सोचो, गेंदबाज का सोचो। मेरे ख्याल से आज एक चैलेंज जो होगा, जो सामने वाले टीम देगी, तो भारतीय टीम भी दे सकती है और उनके पास उतनी ताकत भी है। जी अंशु सर, और इसीलिए 70s में जो कुछ ऐतिहासिक जीत मिली भारतीय टीम को, उसको हमेशा बहुत आगे रखा जाता है। खासतौर से 74 के में जो दौरा था जब आप लोगों ने 400 से ज्यादा रन चेज किया था, फियरसम फास्ट बॉलर्स को खेला, और उसके बाद जमैका वो टेस्ट मैच जब आपने 81 शायद बनाए थे जब आपको चोट लगी, क्या कुछ कहानी थी वो, जरा उस दौरे के बारे में अंशु सर कुछ बताएं। उसको याद नहीं करे तो ही अच्छा है राजीव। क्योंकि आज मैं सोचता हूँ कि मैं भी सोचता हूँ कि मैंने कैसे किया हो जी। नहीं देखो, सोचने वाली बात तो ये थी कि आपको वहां पे आपको समुद्र में डाल दे तो आपको तैरना तो है ही, नहीं तो मरना है। तो मरने के बदले तैरना अच्छा है, तो एफर्ट तो करो। वो चीज थी। तो एक इसी तरह की गेंदबाजी, और आपके पास कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं है, हेलमेट नहीं है, चेस्ट गार्ड नहीं है, आर्म गार्ड नहीं, थाई पैड का ठिकाना नहीं, तो ग्लव्स का ठिकाना नहीं, बल्ले का ठिकाना नहीं। तो मैं तो जो बल्ले ले गया था तो मेरे पहले 2 टेस्ट मैच ही टूट गए। तो मेरे को किसी से क्लाइव लॉयड से बल्ला मांगा, फिर तो कालीचर ने एक मेरे को बल्ला दिया। लेकिन अंशु सर, क्लाइव लॉयड का बैट उड़ गया था आपसे कहते हैं, उस टाइम पे सबसे भारी बैट से वो खेलते थे।
मैंने क्लाइव से पूछा था, क्लाइव कैन यू गिव मी वन बैट, आई डोंट हैव अ बैट, माय बैट इज ब्रोकन। तो उन्हें बोला सन देयर आर इन द कॉर्नर, गो एंड ट्राई। बोले यू वोंट बी एबल टू पिक इट अप। बोले इतने हेवी है, और पूरा हैंडल 6-7 ग्रिप लगाते थे वो हैंडल के ऊपर, तो इट वाज इम्पॉसिबल, मीनिंग सवाल ही नहीं था। मगर देखो काफी चेंज आ गया है तब से और अब के क्रिकेट में। वहाँ पे आज तेज गेंदबाजों की बात करो तो 3 या 4 क्वालिटी फास्ट बॉलर रहते थे। आप वेस्ट इंडीज देखो, ऑस्ट्रेलिया देखो, इंग्लैंड देखो, पाकिस्तान देखो, सारी के सारी कंट्री के पास, न्यूजीलैंड देखो, रिचर्ड हेडली थे, क्लाइव राइस थे। तो ये सारी बॉलर्स क्वालिटी बॉलर्स थे, और कोई 150-160 के नीचे तो डालते ही नहीं था। कंसिस्टेंटली उनका 160, 150, 160 के ऊपर ही जाते थे। आज फर्क इतना ही है कि आज आपको एक हाथ गेंदबाज ऐसा मिलता है टीम में कि जो 150, 160 कंसिस्टेंटली रहे, नहीं तो सारे 130, 135, 140 पे चलते रहते हैं। और प्रोटेक्टिव गियर बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छी बात है। आज बल्ले की क्वालिटी देखो, बहुत अच्छी क्वालिटी हो गई। फॉरवर्ड डिफेंसिव के लिए तो 4 चले जाती थी, हम तो मार मार के इतने ताकत लगा के मारते तो मान बाउंड्री तक पहुंचता था गेंद। तो ये सारी चीजें बदल गई है, क्रिकेट थोड़ा बदल गया है और अप्रोच बदल गया है। तो मेरे ख्याल से जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है। फिर अंशु सर वो बताया ना कि जब आप लोगों ने रन चेस कर दिया था उसके बाद ये, क्योंकि तब कितनी भी बाउंसर आप मार दें वो रूल नहीं था कि आपको ओवर में 2 ही बाउंसर डालने हैं। कितनी बाउंसरें आप लोगों को खेलनी पड़ी थी, और एक्चुअली हुआ क्या था उसमें, कितने लोग हॉस्पिटल गए, क्या कुछ था, वो पूरी कहानी थी क्या जो बड़ी फेमस हुई है? आज भी जो यंगस्टर उनको बताइए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नहीं राजीव, देखो हेलमेट का तो सवाल ही नहीं था, हेलमेट थे ही नहीं तो सोचने वाली बात ही नहीं थी जी। और बाकी जैसे मैंने आपको बताया थाईपैड, चेस्ट गार्ड, आर्म गार्ड कुछ नहीं था जी। तो खेलना तो है। अब दूसरी टेस्ट मैच चेस करके, तीसरी टेस्ट मैच चेस करके हम जीत गए थे पोर्ट ऑफ स्पेन में। बाद में गए हम लोग जमैका। अब क्लाइव लॉयड की कप्तानी की बात चल रही थी कि उनको कप्तान बनाए, निकाल दे, क्योंकि डिक्लेयर करने के बाद वो हार गए थे, हमने चेस कर लिए थे। तो हमको पता था कि जमैका में क्या आने वाला है, क्या एक्सपेक्ट करना है। और वहां पे हमने विकेट देखी तो मैं और सुनील हम जब बात कर रहे थे, विकेट इतनी हार्ड थी कि आप स्पाइक पहन के चलो तो ऐसा आवाज आता था जैसे आप सीमेंट विकेट पे चलो। तो इतनी हार्ड विकेट, मैं बोला ये तो ये वाला बात यही है कि आगे कोई गेंद करने वाला नहीं है, सब शॉट ही डालेंगे आपको। और क्लाइव ने टॉस जीत के हमको बल्लेबाजी दी तो मैं और सुनील की पार्टनरशिप हो गई बड़ी, तो उसमें भी तकलीफ हो गई। तो पहले दिन तो चलते रहा, बाउंसर डाले, बीमर डाले, सब कुछ ट्राई किया हमने। मुझे भी काफी बॉल लगे थे, हाथ पे, पाँव पे, चेस्ट में, मेरे रिब्स क्रैक थे, मेरे हाथ के उंगलियां सारी सूज गई थी, क्रैक भी हो गई थी। पहले दिन तो निकल गया, मगर दूसरे दिन जब बल्लेबाजी के लिए गए तो राजीव, मैं तो बोलता हूँ कि मैं इतना बहुत सारा बदन दुख रहा था, मैं कुछ भी मूवमेंट करूँ तो बहुत दर्द हो रहा था, मगर खेलना तो है, छोड़ना तो है ही नहीं। तो करीबन लंच टाइम तक, लास्ट ओवर थी लंच के पहले, और इतना अच्छा गेंद दिख रहा था, मैं अच्छे गेंद छोड़ दिए, रन भी बनाए। और वो लास्ट ओवर में मुझे उंगली पे एक गेंद लग गई। तो मैंने बोला ठीक है, ऐसे काफी लग गई है तो ये और एक, और मैंने जब भी स्टांस लिया, मैं खड़ा हुआ बल्लेबाजी के लिए, तो पूरा ब्लड निकल के ग्लव्स में से मेरे पैड पे आ गया। तो तभी फिर मैं हट गया और जाके मैं बोला अभी देखना पड़ेगा, ये थोड़ा सीरियस मामला है। तो देखा तो बस ये विव रिचर्ड्स और डेरिक मरे भाग के आ गए, तो बोले आर यू ऑलराइट सन? मैं बोला गेट लॉस्ट, मैं बोला आना है भी नहीं मेरे पास नहीं, मैं बोला इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है। तो चले गए। अब देखा तो माइकल होल्डिंग को उधर वो खड़े रन अप पे, बॉल घिस रहे तैयारी में। तो मैंने कुछ चीज ऐसी की वो जो नहीं करनी थी, और दूसरी गेंद जो आई उनके पास, राउंड विकेट ही डाल रहे थे, वो विकेट का सवाल ही नहीं था। और दूसरी गेंद आई, वो राजी मेरे को दिखी ही नहीं, और सीधे आके मेरे लेफ्ट कान पे लग गई, चश्मा उठ के निकल गया, और सर ऐसा घूमने लगा जैसे कुछ भरा हुआ है, पंखा भरा है घर में, सर में इतने जोर से सर घूम रहा था। मैं बैठ गया नीचे,
और क्लाइव आके मेरे को धक्का मार दिया और सुला दिया। पर मेरे को एक याद था कि मेरी कॉन्ट्रैक्टर को ऐसा हुआ था और वो अनकॉन्शियस हो गए, जैसी गेंद लगी थी उनको। तो मेरे दिमाग में एक ही चीज थी कि भाई आंख बंद नहीं करनी है, अनकॉन्शियस नहीं होना है। तो मैं आंखें खुले रख के जितना हो सके उतना, मगर दर्द काफी हो रहा था, काफी दर्द हो रहा था। तो आ गए कृष्णमूर्ति और एक नाथ सोलकर आ गए मेरे को ले जाने के लिए। मैं बोला देखो मेरे को उठाना नहीं, मेरे को चलने दो, मेरे को खाली सपोर्ट देना, मैं चलते जाऊं। और गया, मैं चलते अंदर गया। मगर जब मैं लेटा ड्रेसिंग रूम में तभी ब्लीडिंग बहुत हो रहा था मेरे पूरे शर्ट पे, पैड पे, सारा। और डॉक्टर नहीं राजीव। और लंच टाइम पे वेस्ट इंडीज में आप देखो, लंच टाइम तक तो सारे डॉक्टर, वेस्ट इंडियन डॉक्टर तो झूमते होते, क्योंकि उधर तो सुबह से लंच तक तो रम टाइम हो जाता है उनका। रम टाइम 15-20 मिनट के बाद आए और फिर एक विश्वनाथ के फ्रेंड थे जो यूएस से आए थे डॉक्टर, और वो भी आ गए, उनको भी बुलाया था। तो हमने देखा तो ये दोनों झगड़ने लग गए। जो इंडियन डॉक्टर थे वो बोले कि नहीं बाबा, ब्लीडिंग अंदर से हो रहा है, बाहर से नहीं। बाहर से मेरा कान अक्का फट गया था यहाँ से। और ये वेस्ट इंडीज वाला डॉक्टर बोलता है नहीं बाहर से ही है, अंदर से नहीं है ब्लीडिंग, यू विल बी ऑल राइट। तो पॉली उम्ब्रेगर थे जो हरी कॉन्ट्रैक्टर के वक्त वो टूर पे थे, उनको लगा था, उन्होंने देखा था सर। तो पॉली उम्ब्रेगर ने फिर डिसीजन लिया कि नहीं बल्लेबाजी नहीं करना है, आप अस्पताल ले जाओ। अब जब मेरे को उठाने गए तो मैं उठ ही नहीं पाया, मेरे को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। तो फिर उठा के ले गए और फिर वो एक लंबी कहानी है राजीव। कितने लोगों को चोट लगी थी तब अंशु सर? हाँ, कितने लोगों को चोट लगी थी उस मैच में? पहले विशी को लगा, उंगली टूट गई थी। उंगली मैंने कैसे, ये जो पोर्शन है ना, ये बीच में टूट के ऐसा हो गया था, ऐसा निकला है टूट के बीच में जी। फिर मुझे लग गई, फिर ब्रिजेश को लग गई, तो 3 जन हम इंजर्ड थे जी। मगर उनके पास चारा भी नहीं था, उनको पता था कि फिर माइकल मेरे खास आज की तारीख में मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हम आज की तारीख में बहुत अच्छे दोस्त भी है, लंदन जाता हूँ तो मिलते रहते, हम डिनर में जाते हर दफा। तो उनने भी बोला है, उनने उनके बुक में लिखा है कि इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि आप आउट नहीं कर सकते हो तो फिर मार के निकालो, ऐसा इंस्ट्रक्शन था। तो जो हुआ वो सही हो रहा था। ये ऐसा लग रहा है निखिल भाई, दूसरी बॉडी लाइन की कहानी सुन रहे हैं हम लोग। जी हाँ। लारवुड ने जिस तरह से ब्रैडमैन को रोकने के लिए किया था, कुछ वैसे ही हुआ भारतीय टीम को रोकने के लिए। करेक्ट। और मजे की बात ये कहानी सुन के दूसरी तरफ ये भी समझ में आ रहा है, जो अंशु भाई ने कहा कि भाई अगर आउट नहीं कर पा रहे तो चोट लगा के वापस भेज दो, क्योंकि अगर ये लोग खड़े रह गए तो फिर हम लोग टेस्ट मैच नहीं जीतने वाले। तो इससे अच्छा है कि पूरी तरीके से हमला बोल दिया जाए। और उस समय अगर मैं गलत नहीं हूं अंशु भाई, तो उस समय ग्लव्स में भी उसमें कोई प्रोटेक्शन होती नहीं थी। वो थोड़ा सा रबड़ का वो एक दांता सा निकला रहता था बस। हाँ, वो कांटे वाले होते थे। हाँ, ज्यादा सुरक्षा भी नहीं थी कि अगर आपको ग्लव्स में गेंद लगी तो सिर्फ उंगली ही टूटेगी। नहीं, वो तो नाम के वास्ते थे निखिल, वो तो दिखाने वाली बात थी कि हम ग्लव्स पहने, उसमें कुछ दम ही नहीं था। इम्पैक्ट तो डायरेक्ट उंगली पे ही आता था सीधा। तो अंशु सर ये क्या 71 में हम क्योंकि हिंदुस्तान ने वेस्ट इंडीज को जाके वेस्ट इंडीज में हरा दिया था, 74 में ऑलमोस्ट आप लोग सीरीज जीतने वाले थे, ये क्या उसका असर था? और ये कहानी भी अंशु सर क्या सही कि खिलाड़ियों को बचाने के लिए बिशन सिंह बेदी जो कप्तान थे 74 में, उन्होंने वापस बुला लिया था कि हम नहीं बैटिंग करेंगे आगे? नहीं राजीव, बल्लेबाजी करने के लिए थे कौन? हम 3 लोग तो नहीं करने वाले थे बल्लेबाजी जी। फिर आप चंद्रा, बिशन और वेंकट, ये 3 का बल्लेबाजी तक वहां पे कोई काम नहीं था, तो 6 तो ऐसे ही निकल गए जी। 11 में से तो रहे कितने? 4। तो वो मेरे ख्याल से सही किया हमने कि वापस बुला लिया, क्योंकि उसमें कोई और जिस तरह की क्रिकेट चल रही थी, इट वाज वेरी अनफेयर। मीनिंग कोई आपको फील्डिंग अरेंजमेंट देखो तो एक सिलिमिडॉफ है, एक फॉरवर्ड शॉट ले गए, एक
गली है डिफाइन लेगा, बाकी सारे स्लिप और गली में, दूसरे आगे मिड ऑन कवर्स कुछ नहीं। यानी आपको पता है कि वो आगे डालने वाले है ही नहीं, आपको डालने वाले शॉट और वही खिलाएंगे आपको, और आप खेलते रहो। और एक नहीं थे, 4 थे उनके पास, तो क्लाइव को कुछ करना ही नहीं था। 1 घंटा ये बोलिंग करे, 1 घंटा माइकल करे, 1 घंटा एंडी करे, 1 घंटा डैनियल करे, तो इसे ही चलता था। निखिल भाई, आपने भी तमाम एराज देखे फास्ट बॉलर के, जो अंशु सर ने एरा खेला है, आपको लगता है वो फियरसम था, वो सबसे डेंजरस था, जहाँ पे विकेट ऑलमोस्ट अनकवर्ड, बैट्समैन अनकवर्ड पूरी तरह से, और ऑलमोस्ट 100 माइल्स से सारे गेंदबाजी करते थे। वसीम वकार की बात करें, आप किसी भी कर ले, बट वो एरा जो अंशु सर ने खेला, वो शायद इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे चैलेंजिंग एरा था, और वहां पे जीत के आई ये टीम, उसमें कोई दो राय नहीं है। जो वो दौरा अंशु भाई और जो भारतीय टीम खेली है, और फर्क देखिए ना, वसीम अकरम, वकार यूनिस, ब्रेट ली, शॉन टेट, शोएब अख्तर, ये वो ऐसे गेंदबाज है, तेज जरूर डालते थे, लेकिन ये उस एरा में इन्होंने गेंदबाजी की है जब बतौर बैट्समैन आपके पास सारा कुछ अवेलेबल है सुरक्षा के लिए। आपके लिए हेलमेट आपके पास सबसे बढ़िया क्वालिटी के हैं, दस्ताने, आपके पैड्स बढ़िया क्वालिटी के हैं, आपके पास आर्म गार्ड आ गया है, चेस्ट पैड आ गया है, तो एक तरीके से बैट्समैन जो है वो निडर होकर खेल सकता है। लेकिन आप उस समय के दौरे की बात कर रहे हैं जब विकेट्स जो शाम को अनकवर्ड रहती थी, शाम को जो ओस गिरती थी, रात को थोड़ी सी नमी रहती थी, उसके बाद आपके पास पैड्स की क्वालिटी नहीं, आपके पास आर्म गार्ड नहीं थे, दस्तानों में वो उतनी सुरक्षा नहीं जितना चाहते थे, और सबसे जरूरी बात जो वंशु भाई वही बता रहे हैं कि हेलमेट नहीं होता था। तो आप समझिए कि आपको किस तरीके से चौकन्ने रहना था, और एक तरीके से कहीं ना कहीं ये कोशिश होनी चाहिए कि गेंद लगनी नहीं चाहिए थी। तो उस समय का खिलाड़ी जो है वो कितना वो हौसला वाला बल्लेबाज था, और वो निडर होके खेल रहा था। 5.5 आउंस की गेंद जो है वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे पे आती है ना, तो उसका भार जो है वो अलग किस्म का भार हो जाता है। जब वो गेंद शरीर से टकराती है तो एक खिलाड़ी को ही पता चलता है कि अगले कई हफ्तों तक वो पता चलता है यहाँ पे भी एक मसल है जो काम करता है। अंशु सर, आपका ईडन गार्डन के साथ भी कनेक्शन बड़ा कुछ अजीब सरा, पहला टेस्ट मैच भी और आखिरी टेस्ट मैच भी, और जो 40 टेस्ट मैच खेले उसमें ज्यादातर आपने ऑस्ट्रेलिया या वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेला। ये क्या सेलेक्टर्स एक तरह से टैग लगा रखा था कि जब भी विदेश दौरे पे जा रहा है अंशुमन गायकवाड़ अंदर, नहीं तो फिर अंशुमन गायकवाड़ बाहर? वो जो गट्सी प्लेयर की इमेज थी वो कहीं ना कहीं नुकसान भी आपको पहुंचा रही थी उस समय? नहीं राजीव, मैं तो एक ही सोचता है, ठीक था। मैं काफी मैच में, मोस्टली मैचेस मैंने खेले वेस्ट इंडीज के सामने जी, और जो इजी टीम थी मेरे ख्याल से वो मेरे को चांस नहीं मिले। तभी आप देखो तो न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, इतने सारे कोई टफ टीम्स नहीं थी एज कम्पेयर टू वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, पर वो चांसेस नहीं मिले। मगर जब वेस्ट इंडीज आए तो मेरे को वापस बुला लेते, शायद वो भी मेरे को मैचेस मिलते तो शायद मेरे और भी रन बनते, और भी टेस्ट मैचेस खेल लेता था, और भी परफॉर्मेंस होता था मेरा। मगर जब वेस्ट इंडीज गए तो काफी टाइगर निकल आते थे। अर्जुन सर, एज अ कोच कैसा रहा आपके लिए एक्सपीरियंस? आप इंडिया के, अगर हम भारतीय कोचों की बात करें तो सबसे सक्सेसफुल आप कोच हैं, 67% मैचेस जीते हैं आपकी कप्तानी में हिंदुस्तान ने। एक लम्हा तो शायद सबको ही जानता है कि शारजा में जब हमने जीता, सचिन का वो थंडर स्टॉर्म हमने देखा। क्या कुछ आपके जहन में यादें हैं एज अ कोच? क्या कुछ आप बताना चाहेंगे भारतीय क्रिकेट के बारे में? एक चीज जानता हूँ कि जब मेरे को कोच बना तो उसके पहले तो मैं एक जूनियर टीम का कोच था, नेशनल टीम का जी, जहाँ पे अजीत अगरकर वगैरह सारे थे। उसके बाद में जब सीनियर टीम का कोच बना तो मेरे को एक पता था कि भाई आपको इतना इजी नहीं होने वाला। भले आपको क्रिकेट अच्छी जानते हो, आप क्रिकेट के अच्छे जानकार हो, और आपको जब पता चलता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह की प्लानिंग करनी, मगर ये सारे लड़कों को किस तरह से आप कॉन्फिडेंस में लोगे? क्योंकि सारे के सारे लड़के आज किसी ने 50 टेस्ट खेले थे, किसी ने 70 टेस्ट खेले थे, और काफी बड़े बड़े नाम थे। तो इनको कॉन्फिडेंस में लेना और उनके पास से काम निकालना, ये एक बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। और उसके लिए थोड़ा वक्त भी लगा कि इनको बताते बताते कि वहाँ जहाँ पर वो मेरी सुनने लगे और फिर मानने भी लगे, और फिर आके पूछने भी लगे इसका क्या करना चाहिए,
क्या नहीं करना चाहिए, मगर वो एक बड़ा चैलेंज। और बाकी जब एक दफे कॉन्फिडेंस आ गया, एक दफे बातें चलने लगी, तो फिर वो जैसे निखिल ने बताया कि इट वाज लाइक अ फैमिली। और मेरा तो ऐसा है कि निखिल तो जानता है कि मैं खाली ऑन द ग्राउंड मेरा जॉब नहीं करता था, मैं ऑफ द ग्राउंड भी काफी जॉब करता था प्लेयर्स की, ताकि वो फोकस रहे, रिलैक्स रहे और क्रिकेट पे कॉन्सेंट्रेट। तो फिर वो हो कि प्लेयर्स हो कि उनके फैमिलीज हो कि उनके कुछ भी फ्रेंड्स हो, तो किसी तरह से भी कंट्रीब्यूट करके उनको कंफर्टेबल रखना है, ताकि प्लेयर्स कंफर्टेबल रहे और कॉन्सेंट्रेट करें। निखिल भाई, आप कोई एक ऐसी चीज बताएं जो अंशुल सर के साथ आपने की हो, आपने या जड्डू भाई ने, और अंशुल सर को पता ना हो। देखिए, हम तो बहुत शरारत करते थे, अंशु भाई को हम बड़े भाई की तरह मानते थे, अब ऐसा प्यार हो गया था, तो बहुत सी चीजें हैं जब मैं आज खुलासा होना चाहिए आज कि क्या चीज एक ऐसी करते थे जो अंशु सर को नहीं पता। देखिए अंशु भाई, आज की तारीख में नहीं पता है, आज नहीं पता, तब नहीं पता थी, तब तो अंशु भाई को फिर हम ही लोगों ने बता दिया। अंशु भाई ने एक पर्टिकुलर ब्रांड सिगरेट का पीते थे, तो इनका डब्बा ड्रेसिंग रूम में होता था। अब ड्रेसिंग रूम से अब वहां तो कर पी नहीं सकते, अब क्योंकि एक तो मैदान है, तो होटल वापस ले जाने के लिए अंशु भाई कहे, अरे यार मैं इतनी तो नहीं पी रहा, मेरी कम कैसे हो रही है डब्बे में से। मैं तो आगे पूरे दिन में अभी पूरा बाकी 20 सिगरेट थोड़ी पीऊंगा, मैं मर जाऊंगा। और शाम को देखता हूँ तो मैं बोला, हाँ टेंशन रहता था कोच के नाते, प्लानिंग, मैच चल रही है, क्या करना क्या नहीं, हर एक सेशन तो आपकी तरह आपको जैसा था इस तरह से नहीं चलता था, तो टेंशन रहता था, तो सिगरेट तो पी लेता था मैं, मगर इतनी तो नहीं पीता था कि पॉकेट खाली हो जाए। मैं सोच रहा था, मैं बोला कुछ तो भी गड़बड़ है, पर मैं बोला कि मेरे को अंशु सर, ये रात में निखिल भाई और अजय जडेजा गायब भी बहुत होते थे होटल के कमरे से, ये इसकी खबर रहती थी आपको? वो तो बहुत होशियार थे हो। तो मेरे को पता चला राजीव कि ये लोग निकल जाते शाम को और डिनर में जाते, इधर उधर लेट आते, तो मैंने उनको बताया कि मैं बोला देखो भाई 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाना चाहिए, और मैं चेक करूंगा, नहीं तो कॉल करूंगा आपके रूम में पूछने के लिए। तो मैं गया था, एक पांडुला वर्णपुरा करके श्रीलंका के कप्तान थे, तो वो अच्छे दोस्त थे, तो हम लोग खाने गए बीच में शैक में, तो वो पहचान वाले थे, तो बोले अरे एक अजय जडेजा लोग आए थे यहाँ खाने के लिए। बोला कब? बोले कल आए थे। बोला कल कब आए? बोले 11 बजे, करीबन 11 बजे आए थे। तो मैं बोला ठीक है। तो मैं दूसरे दिन सुबह रात को डिनर में, तो दूसरे दिन सुबह मैंने पूछा अजय से, तुम गए थे बाहर? नहीं नहीं मैं तो रूम में था, मैं नहीं गया। बोला ठीक है। दूसरे दिन वापस खाने गए, वापस उसने बोला कि ये लोग आए थे डिनर के लिए। तो मैं 10 बजे जानबूझ के फोन किया, रूम में तो अजय रूम में था, और उसके बाद में कैसे गया ये? 10 बजे तक वो रूम में था, 10 बजे के बाद वो खाने अंशु भाई फोन करे। अंशु सर, क्योंकि वैसे तो बहुत सी बातें आपसे करने के लिए, बट एक इंसिडेंट है जिसमें करना चाहूंगा। जब अनिल कुंबले ने 10 विकेट लिए और पहली बार एज अ कोच आप मैदान के अंदर भागे थे, वो अपने आप में बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट है। शायद निखिल भाई आपने भी देखा होगा, जब कोटला के मैदान पर 10 के 10 विकेट पाकिस्तान के अगेंस्ट लिए अनिल कुंबले ने, तो क्या था अंशु सर, ये ऐसा रिएक्शन तो आपका कभी नहीं देखा था हमने। वो तो सचिन ने भी इतने रन बनाए, आप जब कोच थे, और भी कई बड़ी जीत हासिल की, बट ये जो एक्सप्रेशन था अंशुमन गायकवाड़ का, वो बिल्कुल एक तरह से कहा जाए नया था सबके लिए। तो माफी चाहता हूँ, मेरे को पता नहीं मैं कैसे बाहर निकला। भागना नहीं चाहिए था मेरे को, मगर मैं इतना इन्वॉल्व था और कुछ प्लानिंग किया था राजीव। मैंने अनिल से भी बात की थी, मैंने अजहर से भी बात की थी कि किस तरह से गेंदबाजी करनी, कितनी गेंद करनी है, कहाँ से गेंद करनी, कौन से एंड से गेंद करनी है, तो काफी चीजें हमने की थी। तो और वो सब जैसे जैसे होते गया ना, तो वो चलते गया, तो मेरा भी इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया उसमें कि नहीं, मैंने जो कहा, हमने जो डिस्कस किया वो हो रहा है और सक्सेसफुल हो, हम जीत रहे मैच। बाद में उसके 10 विकेट तो आए, मगर मैच जीतने वाली बात तो बड़ी थी। और आज की तारीख में मुझे तो नहीं पता था, मगर अनिल ने अभी मैं जो बुक लिख रहा हूँ उसमें उसने कोई चीजें बताई कि ये 10 विकेट निकाले, तभी मैंने उसको क्या कहा था और उसने क्या किया और उसके 10 विकेट हो गए।
तो ये सारी चीजें इतनी इन्वॉल्वमेंट होने के बाद राजीव ध्यान में नहीं आया कि मैच तो जीते बराबर है, मगर इसके 10 विकेट भी हो गए, तो दोनों चीजें इकट्ठी हो गई और मैं भाग निकला। मैं अंदर गया तभी मेरे को पता चला कि मैं कहाँ हूँ, इधर क्यों आया हूँ। अब आ गए तो सारे ने घेर लिया था, तो फिर निकलना और अकेले वापस भागते आना, मैं बोला फिर तो पकड़ा जाऊंगा मैं। तो मैं साथ में आया, रुक गया वहां पे और प्लेयर्स के साथ ही वापस आया। और आप सबको बता दें कि अंशु सर जो किताब लिख रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन हम सबका है, खासतौर से क्योंकि 10 साल से लगभग मैं अंशु सर के साथ काम कर रहा हूँ। कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मुझे भी बोला गया, और मेरी भी कुछ स्टोरी ऐसी थी जैसे अंशु सर की वेस्ट इंडीज की कहानी है, वैसे कुछ अंशु सर के साथ मेरी कहानी रही जो मैं लगातार शेयर करता रहा। और करीब आधे घंटे मैंने बातचीत की जो अंशु सर के साथ लिख रहे हैं, और वह एक अलग तरीके का अनुभव था। बहुत बहुत शुक्रिया अंशु सर टाइम निकालने के लिए आपका। निखिल भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आज बड़ा एक तरह से कहा जाए मेरे लिए खास दिन है, क्योंकि अंशु सर जैसी शख्सियत हमारे साथ, निखिल भाई जो हमेशा एक भाई की तरह हम सबके साथ ट्रीट करते हैं, आज बड़ा ही इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए आप दोनों के साथ शो कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि अंशु सर ने जो भविष्यवाणी की कि भारतीय टीम टेस्ट चैंपियनशिप जीतेगी, उसको बैक करने का काम निखिल भाई ने किया, और देश की दुआएं साथ रही तो निश्चित रूप से 1983 और उसके बाद जिस तरह से हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीती 2013 में, अब 2021 में हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इंग्लैंड की सरजमी पे जरूर जीतने में कामयाब रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कहानियां बहुत हैं आपके पास और हमारा भी सुनने का बड़ा दिल कर रहा है, लेकिन हम आपसे गुजारिश करेंगे कि खेल नीति के प्लेटफॉर्म पर एक बार दोबारा आप हमारे साथ जुड़ें और क्रिकेट के मैदान की वो तमाम अनसुनी कहानियां हम आपसे सुने और अपने श्रोताओं तक, अपने दर्शकों तक जरूर हम पहुंचा पाएं आपकी कहानियां। बहुत बहुत शुक्रिया निखिल भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस गुजारिश के साथ तमाम अपने श्रोताओं से, अपने दर्शकों से कि वो खेल नीति के हर एपिसोड के साथ रोज जुड़े हमारे साथ IVMpodcast.com के यूट्यूब चैनल पर, इसके अलावा IVMpodcast.com के फेसबुक पेज पर वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसके अलावा खेल नीति के हर एपिसोड को आप IVMpodcast.com पर सुन सकते हैं। इसके अलावा गाना, सावन, स्पॉटिफाई और googlepodcast.com पर भी खेल नीति के हर एपिसोड को आप रोज सुन सकते हैं। IVM